चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अर्टिकारिया की। उसके पहले हम लोग बात करेंगे स्पेशल हमारे प्रोटोकॉल्स जो चल रहे हैं बेच फ्लावर रेमेडीज के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब आप संदेह के दृष्टि से किसी को देखते हो, है ना, तो बेच फ्लावर रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। उसके कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। यदि कोई व्यक्ति, जिसे मैंने उदाहरण बताया था, हमारा एक केस था जिसमें बहुत ज्यादा वो शक करते थे अपने हस्बैंड पे, यानी बहुत ज्यादा अगर शक करती है ना, तो याद रखना होली, मिमुलस और विलो, होली, मिमोलस और विलो, ये 3 मेडिसिन का मिक्सचर मैंने 30 ml में 5-5 ड्रॉप डाल के दिया था और 5-5 बूंद उसको दिन में 4 टाइम लेने को कहा। 1 महीने के बाद में वो आई तो हैरान रह गया मैं, इतना चेंजेस आया। 1 महीना और दे दिया, 2 महीने के अंदर पूरा ठीक हो गया। आप किसी तरह का कितना भी पैसा चार्ज कर सकते हो, है ना, आपका रिजल्ट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर जनरल टॉनिक या नेचुरल टॉनिक D6C1 के साथ दोगे, चमत्कार हो जाएगा। बिकॉज ये भी वही काम करता है, लेकिन ये स्लो डाउन करके काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, ब्रेन को धीरे धीरे रिलैक्स करता है ना। लेकिन यहाँ पर W का मेन रोल होता है। W आप नेगेटिव में दे रहे हो, है ना। नेचुरल टॉनिक, जनरल टॉनिक में W जो मिली हुई नेगेटिव में दे रहे हो, है ना। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो तो ऐसी कंडीशन में W को भी Y के साथ 5-5 ड्रॉप आपने ऐड कर देना है। और तब जब आप वहां पर इस प्रकार के होली को, मिमुलस को, विलो को आप मिश्रण करके देते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी दोस्तों। यदि शक के साथ साथ पेशेंट बहुत ज्यादा एंगर यानी क्रोध शो करता है दोस्तों, है ना, याद रखना गुस्से के लिए आरजी, है ना, आर्जरी या एग्रीमनी जो होता है दोस्तों, ये टॉप क्लास रेमेडी के रूप में काम आता है। यानी होली और एग्रीमनी दोनों को आप 5-5 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल वाटर में डालो और 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम पीने के लिए दे दीजिए। यदि व्यक्ति अकेलापन और शक दोनों महसूस करता है ना, लोनलीनेस तो रहता ही है, साथ में उसको शक होता है ना, तो हैदर और विलो याद रखना दोस्तों, हैदर और विलो बहुत शानदार मेडिसिन के रूप में काम आता है ना। याद रखना दोस्तों, यदि आप पर्टिकुलर डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप सिलेक्ट करके मेडिकेशन कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोपैथ का अभी तक जितने भी कॉम्बिनेशन बताए,
मेरा भी मन कहता है कि जैसे हमें पढ़ाया गया है कि एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 मेडिसिन का मिक्सचर बनाना चाहिए, है ना? लेकिन आज के समय में कॉम्प्लेक्सिसिटी इतनी हो गई है कि आपकी 3 मेडिसिन काम नहीं करती। आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, और इतना ज्यादा वेट करने के बाद में भी रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं दोस्तों, है ना? इसलिए यदि आपको आत्मसंदेह होता है, यानी सेल्फ डाउट, आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो याद रखना दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, सिरेटो, स्क्लेरेंथस, लार्च और जेंशियन। ठीक है, 4 मेडिसिन याद रखना है आपको, सिरेटो, स्क्लेरेंथस, लार्च और जेनेटिन। ये आपको अपने जो पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे या आपके पर्टिकुलर एक पेजेस में लिख कर आपको पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको आपके दरवाजे के पीछे या अलमारी में आपको लगा के रखना पड़ेगा। जब भी जाओ रोज एक राउंड उसको देखते रहो, है ना? जब व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा, अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है दोस्तों, बार बार वो दूसरों से सलाह मांगता है या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तो हमारे इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टरों में क्या है, आप देख लो, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो फिरदौस सर होंगे, राजा बाबू सर होंगे, है ना, हमारे जसविंदर सर होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे लीजेंड डॉक्टर्स हमारे हैं जो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखते हैं दोस्तों, है ना? और इसी वजह से उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेडिसिन क्या दूं, तो वो लेना चालू करें। उनके अंदर से निकल, अगर उन्होंने मेडिसिन पढ़ी है और उनको पूरा नॉलेज है तो अंदर से निकल आएगा और वो तुरंत वहां पर मेडिसिन सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, है ना? इसलिए याद रखना। दूसरी बात, अपने ऊपर शक करता है वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरा केस होता है दूसरों पे शक करता है ना? सस्पिशियस टूअर्ड अदर्स, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के समय में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों पे शक नहीं करता। होली, विलो, है ना, याद रखना, बीच और एग्रीमनी, हॉली, विलो, बीच और एग्रीमनी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। जब व्यक्ति को किसी दूसरे से जलन होती है, गुस्सा आता है या वो धोखा कर सकता है ऐसा उसको महसूस होता है, तो दोस्तों याद रखना, वो मेंटली नहीं, अपने भावनात्मक रूप से दोस्तों अपने आप को इम्बैलेंस महसूस करता है। वो चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने ना हो, क्योंकि मुझे इस पे शक है, ये मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा करेगा, है ना? होली, विलो, बीच और एग्रीमनी, ये 4 मेडिसिन होती है, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत इजीली वहां पर पेशेंट को ठीक कर जाएगा दोस्तों। बस आपको वहां पर प्रोटोकॉल तय करना पड़ेगा, ठीक है? कई बार ऐसा होता है, रिश्तों में अविश्वास होता है, लेक ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, है ना? मैंने आपको कई बार इस केसेस के बारे में भी डिस्कस बताया। होली, चिकोरी, हैदर और वाटर वायलेट, याद रखना है 4 मेडिसिन हैं। होली, है ना, चिकोरी, हैदर और वाटर वायलेट, ये मेडिसिन के नाम है। जो अभी हम आगे की मेडिसिन पढ़ रहे हैं ये वो मेडिसिन है। इन मेडिसिन को जब कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो जब व्यक्ति को लगता है दोस्तों कि उसके साथ ये व्यक्ति धोखा कर सकता है ना, याद रखना दोस्तों, ये रिश्तों में अविश्वास प्रस्तुत कर सकता है ना, भावनात्मक रूप से इम्बैलेंस रखता है, तब आप इस मेडिसिन का उपयोग कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो रिश्तों में अविश्वास होता है, पति पत्नी, माँ बेटा, बाप बेटा, है ना, इन लोगों, भाई भाई, बहन बहन, इनमें अगर अविश्वास होता है ना, तो आप देख लीजिएगा उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा दोस्तों, है ना? बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन है, कई लोगों की जिंदगी बचा चुकी है दोस्तों, है ना? जब डर और शक का मिश्रण, कॉम्बिनेशन हो, है ना, फीवर इंड्यूस सस्पिशन की कंडीशन नजर आ रही है दोस्तों, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिमुलस, एस्पेन, रॉकरोस और हॉली, है ना? मिमुलस, एस्पेन, रॉकरोस और होली, ये 4 मेडिसिन होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन होती है। 5 ड्रॉप आप 30 ml डिस्टिल वाटर में डाल लो, तैयार है मेडिसिन, है ना? जब व्यक्ति को अननोन भय होता है, कारण ज्ञात नहीं है ना, उसकी वजह से वो शक करता है दोस्तों, उसे डर लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। वो अगर किसी बड़े फंक्शन में भी गया होगा तो पानी, खाना, नाश्ता बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? उसको भय है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, इसमें कुछ मिलाया हुआ हो सकता है ना? इस कंडीशन में मिमुलस, एस्पेन, रॉकरोज और होली
बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, बिकॉज ये बहुत डीप में जाकर काम करता है। आप जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन के रूप में इसको यूज करोगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, है ना। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो बार बार निर्णय बदलता रहता है ना। इंडिसिवनेस और डाउट के लिए कॉम्बिनेशन, यानी डाउट, हर चीज में डाउट, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये मैं कर लेता हूँ, नहीं यार ये कर लेता हूँ, बार बार बदलता रहेगा दोस्तों। तब याद रखना स्क्लेरेंथस, वाइल्ड ओट, सिरेटो और हॉर्नबिम, है ना। फिर से बता रहा हूं, स्क्लेरेंथस एक मेडिसिन, दूसरी वाइल्ड ओट, तीसरी सिरेटो और चौथी हॉर्नबन यानी हॉर्नबिम। ये 4 मेडिसिन यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, जब व्यक्ति सही और गलत में उलझा रहता है ना। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो दोस्तों, आपको वहां पर वाकई में निर्णय लेना था, है ना। आपको निर्णय लेना था कि भाई ये जो कंडीशन है, यहाँ पर अगर मुझे कोई मेडिसिन देना है या मुझे कोई निर्णय लेना है तो मुझे फॉरवर्ड काम करना पड़ेगा, मुझे बेस्ट काम करना पड़ेगा, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाते हो, तब ये कंडीशन नजर आती है, तो आपकी मेडिसिन वहां पर आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छी डिसीज जो बरसात के दिनों में या ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, जिसको आप शीत पित्त बोलते हो। शीत पित्त बहुत डेंजरस डिसीज होती है देखा जाए तो, है ना। पूरी बॉडी पे ब्राउनिश कलर के चकत्ते हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की एक कंडीशन है ना, पूरी बॉडी पे आपको देखने को मिलती है। याद रखना दोस्तों, अर्टिकारिया के स्किन की वैस्कुलर रिएक्शन होती है ना। और वैस्कुलर रिएक्शन होने के कारण मतलब क्या होता है, आपकी स्किन है, स्किन के नीचे ये स्किन है, स्किन के नीचे आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स गई है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर डायलेट हो गई, तो यहाँ पर इसने फ्लूइड डेवलप कर दिया, फ्लूइड यहाँ पर कलेक्ट कर दिया। अब इस फ्लूइड से जो मास्ट सेल होती है, ये मास्ट सेल एक्टिवेटेड हो जाती है, और मास्ट सेल के एक्टिवेटेड होने के कारण यहाँ पर आपको एलर्जिक मैनिफेस्ट, बिकॉज मास्ट सेल आपके फर्स्ट मैकेनिज्म होता है डिफेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, रिएक्शन पैदा कर देते हैं, और इस रिएक्शन की वजह से आपको ये जो कंडीशंस है ये नजर आता है ना। याद रखना, अर्टिकालियर कंडीशन नजर आती है, यानी एक वेस्कुलर रिएक्शन होती है जो कि स्किन के ऊपर बहुत ही स्मूथ, याद रखना, थोड़ा सा उभरा हुआ पेप्यूल या प्लेक्स यानी व्हील्स के रूप में उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, ये प्लेक्स है, ये व्हील्स है, ये प्लेक्स है, ये व्हील्स है, चकत्ते के रूप में आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। पूरी बॉडी में ये देखिए आप, है ना। ये अर्टिकारिया पिगमेंटोसा बहुत रेयर कंडीशन में होती है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है ना। जो लोग गाजर घात से पीड़ित होते हैं या जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से पीड़ित होते हैं, या फिर जो फ्रिज की ठंडी चीज ले ली और साथ में गर्म चाय भी पी ली, यानी शीत पित्त, गर्म ठंडा हो जाना, है ना। याद रखना दोस्तों, एरिथोमेटस कंडीशन डेवलप हो रही है, स्किन के ऊपर इरिथमिया यानी स्पॉट डेवलप हो रहा है, प्राय सीवियर प्लूराइटिस के द्वारा उपस्थित होता है। बहुत ईचिंग होती है दोस्तों, है ना, बहुत समय से आपको इचिंग हो रही है और अचानक आपको अर्टिकारिया डेवलप हो जाता है। याद रखना दोस्तों, चमड़ी पर लगातार, है ना, बहुत ज्यादा वहां पर लीजन नजर आता है नहीं। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति लीजन कई घंटे तक अपने बॉडी पे महसूस करता है ना, बिना किसी स्कारिंग के वो ठीक भी हो जाता है, यानी वहां पर रीअडॉप्ट हो जाए, है ना। और रीअडॉप्ट हो जाएगा दोस्तों तो बहुत तेजी के साथ पेशेंट ठीक हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी अर्टिकारिया के केसेस देखेंगे, ज्यादातर केसेस दोस्तों सेल्फ लिमिटेड होता है। सेल्फ लिमिटेड मतलब डायलेट हो गए तो बाहर निकल गया फ्लूइड, कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो अंदर निकल गया फ्लूइड, है ना। इसलिए सेल्फ लिमिटेड होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान होते हैं। ये इरप्शन कभी कभी ज्यादातर समय भी रह सकते हैं, है ना, यानी वो प्रोसेस कॉन्ट्रेक्शन डायलिटेशन होती रहेगी, लेकिन ये कई बार ऐसा होता है गुच्छों के रूप में हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है दोस्तों, है ना। कई वीक वहां पर आप देखेंगे रिटर्न यानी रिकरेंट अटैक होता है, कई वीक्स के बाद में रिकरेंट हो सकता है। आप भले ट्रीटमेंट दे रहे हो, रिटर्न कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन याद रखना, अगर आप ट्रू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन है
तो मेरा मानना है आफ्टर 6 मंथ देयर इज नो अर्टिकारिया, है ना। याद रखना उस व्यक्ति में अर्टिकारिया 6 मंथ के बाद नहीं आना चाहिए। अगर आप ट्रू अर्टिकारिया हो, 2 से 3 महीने लगते हैं अर्टिकारिया ठीक होने में, लेकिन मैं 6 मंथ कह रहा हूं। आप 6 मंथ कंटिन्यू दीजिए उसको, है ना, और कंटिन्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाइए, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको याद है मैंने कहा था कि अगर हिमोरेज होता है ब्रेन में भी तो ब्लड क्या होता है, बाहर आ जाता है, कैपिलरी से बाहर हो जाता है, और A1 का 1000 3 डोज देते हो तो क्या होता है, वो उसको रीअडॉप्ट कर लेता है ना, अंदर की तरफ वापस ले लेता है। तो क्या यहाँ पर नेगेटिव मेडिसिन नहीं जरूरी है? ऑफ कोर्स, बिकॉज दोस्तों ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अर्थात ये हाइपर फंक्शन हो रहा है, आप वहां पर हाइपो मेडिसिन दो। क्यों? कई बार ऐसा होता है दोस्तों, यहां पर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन को कवर करोगे तो नेगेटिव डिसीज के रूप में काम आ रही है, आप केवल पॉजिटिव मेडिसिन दे दोगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो क्रॉनिक में एक्यूट एक्स्ट्रा सर्वेशन होता है, तब आपको नजर आता है। अर्थात आप कंफ्यूज मत होना इस बात को। क्रोनिक अर्टिकारिया एक ऐसा अर्टिकारिया होता है दोस्तों जिसमें रिकरेंट एपिसोड होते हैं पेशेंट को, है ना, लगभग हर 6 वीक से ज्यादा रह सकते हैं दोस्तों। यानी अर्टिकारिया का जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बिना सिम्टोमेटिक रिएक्शन के एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में लगातार होता रहता है। अर्थात एनाफाइलेक्सिक जो कंडीशन होती है ना, अचानक आना, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन के समय ये उपस्थित हो जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। आप जब कंडीशन देखो आप जब वहां ऑब्जर्वेशन करोगे, देखो हाइपोटेंशन मिल रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिल रहा है, स्ट्राइडर मिल रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिल रहा है, स्वलोइंग में प्रॉब्लम, आपको निगलने में तकलीफ आ रही है, जॉइंट में स्वेलिंग हो रही है, जॉइंट में पेन हो रहा है, सारी कंडीशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इसलिए याद रखना एक्यूट अर्टिकारिया शॉर्ट टाइम का होता है, है ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है। यही कारण है एंजियोडर्मा, है ना, आप याद रख लेना, अर्टिकारिया के ट्रीटमेंट से एंजियोडर्मा बहुत तेजी से ठीक होता है ना। एंजियोडर्मा या एनाफाइलेक्सिक शॉक के साथ हमेशा ये पाया जाता है दोस्तों, और दोनों ठीक हो जाता है, बिकॉज ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है दोस्तों, है ना। इससे जीवन को खतरा होता है पेशेंट के, है ना। याद रखना ये सामान्यतः रैपिड ऑनसेट के साथ उपस्थित होता है, बिना अर्टिकारिया या एंजियोडर्मा के। यानी जब अर्टिकारिया अपने सिंपल फॉर्म में डेवलप हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन अर्टिकारिया का जो नया एपिसोड होगा ना दोस्तों, वो याद रखना वो नोन कारणों से होता है ना। आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे ये खाया है मैंने, यानी गर्म ठंड चीज खाई है, डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब एक्यूट अर्टिकारिया सामान्यतः आता है, पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ डायग्नोस होता है दोस्तों, और यही कारण है अर्टिकारिया कई वेराइटीज की डर्मेटोलॉजिकल डिसीज के साथ कंफ्यूजन पैदा कर देता है। यानी जो अर्टिकारिया के सिम्टम है कई डर्मेटोलॉजिकल जो डिसीजेस होती है उनके समान होते हैं, है ना। बहुत सारी प्रोडक्टिव कंडीशन होती है दोस्तों, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसको आप एक्जिमा कहते हो, है ना। एक्जिमा में लगभग हम पढ़ेंगे, कल एक्जिमा पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस, है ना, मैक्युलोपेपुलर ड्रग इरेक्शंस, यानी कोई ड्रग खाई और देखो मैक्युलोपेपुलर आपको ड्रग इरेक्शंस हो गए दोस्तों, है ना। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस का केस हो या कोई इंसेक्ट बाइट का केस हो, है ना, एरिथमा माइल्ड फॉर्मेशन का केस हो, है ना, पीटियोसिस एरिया हो, यानी भभूति जिसको बोलता है ना। बहुत सारे अन्य डिसीज, अन्य कारण होते हैं जो कॉमन कारण है, मैंने आपको बताया। इनके कारण कॉमन रूप से अर्टिकारिया आपको नजर आएगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको स्किन 1 स्किन 2 को सोचना है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेवल को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। लेकिन कैसे करोगे और क्यों करोगे, कौन सी मेडिसिन आपको सुपर है, तो आप गैंग्रेनल फॉर सुपर को कभी मत भूलना, यू आर द बेस्ट, है ना। याद रखना अर्टिकारिया उस समय उत्पन्न होता है जब स्किन में बड़ी मात्रा में हिस्टामिनिक या अन्य केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है। यानी यहां पर कोई चीज बाहर डायलेट होकर आ गई तो हिस्टामिन रिलीज होगा। एलर्जिक रिएक्शन जब भी आएगी हिस्टामिन के कारण आएगी दोस्तों। ये सब्सटेंसेस स्किन के अफेक्टेड एरिया में ब्लड वेसल्स को ओपन कर देता है, और जब ब्लड वेसल्स ओपन कर देगी दोस्तों, जिससे वहां पर लीकी हो जाती है, वो जैसे मैंने ये आपको बताया, है ना, ये ब्लड वेसल्स को ओपन कर दिया और आप देखो यहाँ पर लीक होकर आ जाता है ना। याद रखना रेडनेस या पिंकनेस नजर आता है उस स्पॉट पे, है ना। याद रखना दोस्तों, ये जो लीकेज वाला फ्लूइड होता है टिश्यू में आकर कलेक्ट हो जाता है ना,
अब ये एक्स्ट्रा फ्लूइड वहां पर स्वेलिंग भी काज कर रहा है, इचिनेस भी काज कर रहा है, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड में ये चीज पहले कभी नहीं आई, अभी आई है तो वो इचिंग काज करेगा, बिकॉज मास्ट सेल एक्टिविटी हुई है ना। हिस्टामिन बहुत सारे कारणों से रिलीज होता है आपके बॉडी में, है ना। आप मान लो कई प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन हो रही, जैसे फूड एलर्जी हो गई, इंसेक्ट बाइट हो गया, स्टिंग की रिएक्शन हो गई, कोल्ड या हीट, है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक्सपोजर हो गया, है ना, इन्फेक्शन जैसे कोल्ड हो गया, बहुत सारे लोगों में कोल्ड होता है ना तो मिल जाता है। कई मेडिकेशंस होती है दोस्तों, नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जिसको आप एंटासिड कहते हो, है ना, कई बार एंटीबायोटिक्स लेते हो उससे रिएक्शन हो रही है ना। बहुत सारे केसेस में तो अर्टिकारिया का कारण भी नहीं पता लगेगा आपको दोस्तों, है ना। लेकिन याद रखना, जब अर्टिकारिया डेवलप हो रहा है तो लंबे केसेस में आपको याद रखना है इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी टिश्यू के खिलाफ गलती से अटैक कर रहा है, और ये डायग्नोसिस करना काफी डिफिकल्ट होता है कि कहां से कौन से ऑर्गन्स के लेवल पर हो रहा है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लेवल पर इसके अगेंस्ट काम कर रही है, ये नहीं तो ये तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है मतलब हाइपर फंक्शन है, आप नेगेटिव में चले जाओ मेडिसिन, इसलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। ऐसी एक कंडीशन जैसे ये है आपकी अर्टिकारिया पिगमेंटोसा, है ना, एक रेयर कंडीशन होती है दोस्तों, लेकिन आपकी बॉडी पे रेशेस डेवलप होता है ना। ज्यादातर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में ये बहुत कॉमन होती है दोस्तों, आप देख लो, है ना। याद रखना, रेडिस बाउंड लीजन आपकी पूरी पर्टिकुलर स्किन के ऊपर नजर आता है, इसके कारण बहुत ज्यादा हाइव्स होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, ये ब्लिस्टर होता है, और ये एक रिएक्शन को जो वहां पर आपके पर्टिकुलर डर्मिस के लेवल पर आपको नजर आता है। याद रखना, एक प्रकार का मेस्टोसाइटोसिस है। मेस्टोसाइटोसिस मतलब मास सेल्स का कलेक्शन हो जाना, मास सेल्स यहां पर घेर के खड़ी हो जाती है कि ये गलत चीज लीकेज कर रहे हो आप, इसे बंद करो, मास सेल्स वहां पर कलेक्ट हो जाएगी, और जो रिएक्शन होगी वो मेस्टोसाइटोसिस कहलाएगी दोस्तों। यही कारण है जब आप सिम्टम देखते हो ना, क्रॉनिक हाइव्स में जो साइन और सिम्टम मिलते हैं उसमें क्लियर कट इंडिकेशन होता है राइट या व्हाइट वेल्स। आप देखो यहां पर राइट या ये व्हाइट है, ये आपके रेड कलर की है ना, ये लगातार आपको व्हील्स नजर आती है ना। याद रखना, ये जो ग्रुप्स में सामान्यतः फेस के लेवल पर, आपके ट्रंक के लेवल पर, आपके आर्म्स के लेवल पर, आपके लेग्स के लेवल पर, ये जो वो व्हील्स होती है अलग अलग साइज की डेवलप होती है दोस्तों। हर व्यक्ति की टेंडेंसी अलग होती है, तो रिएक्शन भी हर व्यक्ति में अलग अलग होगी, इसलिए आपको यहाँ पर वरी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। हमें केवल ये देखना है हम क्या कर सकते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, शेप हमेशा चेंज होते रहते हैं, आज कुछ हुआ कल और कुछ दूसरा डेवलप होगा दोस्तों, है ना। अभी ठीक हो गए फिर से अपीयर हो गए, है ना, लगातार ऐसा होता रहता है, ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है दोस्तों। इसमें बहुत सीवियर इचिंग होती है ना, जो सीवियर होती है, स्वेलिंग के साथ बर्निंग और पेन होता है दोस्तों, है ना। एंजियोडर्मा विशेष रूप से थ्रॉट के अंदर और आइस के चारों तरफ आपको डेवलप होता है दोस्तों। यही कारण है चीक्स के लेवल पर, लिप्स के लेवल पर, हैंड्स के लेवल पर, फीट के लेवल पर, आपकी जेनेटल ऑर्गन के लेवल पर आपको हमेशा नजर आता है दोस्तों, है ना। ये बहुत कॉमन समस्या है आज की वर्तमान परिस्थिति में, है ना। जब आप हीट के लेवल पर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, मॉइस्चर आता है, स्ट्रेस की टेंडेंसी होती है ना दोस्तों, तो ये सिम्टम और साइन आपको एकदम से चमका देता है दोस्तों, है ना, एकदम से अचानक आता है दोस्तों। और इस प्रकार के सिम्टम की लगातार उस पेशेंट में रिकरेंस होती है ना। जल्दी जल्दी होता है, कभी भी हो सकता है, कभी मंथ में होता है, कभी ईयर में होता है, कभी भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आप इन्वेस्टिगेशन मत कराइए, सीधा आपका गट से डायग्नोसिस कराइए दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर आप एलर्जिक रिएक्शन कराएंगे तो मल्टीपल एलर्जी होती है, आप करा सकते हो इलाइसा टेस्ट फॉर ब्लड, है ना, 5000 रुपीज की एक टेस्ट होती है दोस्तों जो ब्लड से होती है। ऐसे तो आपको 90 इंजेक्शन लगाएंगे और एलर्जी, वो तो फिर जमाने भर का होता है, लेकिन जो ब्लड से एलर्जी टेस्ट होती है वो सबसे बेस्ट होती है ना। आप डायरेक्ट बड़ी कहीं विल पैथोलॉजी लैब में जो एलर्जिक टेस्ट होती है वहां भेज दीजिए, उनको कहिए किसी एलाइजा टेस्ट के माध्यम से मुझे एलर्जी का मैनिफेस्टेशन इसके ब्लड के माध्यम से देखना है ना। एग्जैक्ट काज तो आप अर्टिकारिया का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये पता कर सकते हो किस टाइप की एलर्जी इसको बॉडी में रिकरेंटली हो रही है, उसी के अनुसार आप वहां पर प्रोटोकॉल तय कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात आएगी तो बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट कर पाएगा, है ना, कभी भी
कोई बेस्ट ट्रीटमेंट करना हो तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बार बार हल्का 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 आपको इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो रही है ना, टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। सबसे पहले सीधे आप इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को हील कर दो, स्किन को न्यूट्रिशन दे दो, गैंग्रेनल फोर्ट को D6 में या C5-1-1-G को आप D6 में दे दो, सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है। या आप सीधे यहां पर गैंग्रेनल फोर्ट सुपर D10 में दे दो। आप देखो मैं न्यूट्रिशन के भी हिसाब से बता रहा हूं, है ना। आप डायरेक्ट D10 में दे दो, आपको कुछ नहीं करना, सिंगल मेडिसिन, ठीक है। बहुत इजीली आप रिकवर कर जाओगे पेशेंट को, ठीक है। जिन लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खाने पीने के कारण, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के कारण अगर कोई प्रोटोकॉल डेवलप होता है तो इस प्रोटोकॉल के साइमल्टेनियसली आपको दो चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखोगे आप? S1W बहुत ज्यादा इचिंग आ रही है लेकिन स्किन के अंदर आ रही है, डायलेटेशन होने के कारण, लीकेज होने के कारण आ रही है, S1W D6 अल्टरनेट C5A3Y D6। बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको यहां पर यूज करके देखना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जब आप यहां पर कोई भी प्रोटोकॉल आप यहां यूज करेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत है कि आप किस रूप में यूज कर रहे हो, है ना। आपने एक बार अर्टिकारिया को यहां से रिमूव कर दिया, अगर अर्टिकारिया को दोबारा नहीं देखना चाहते हो दोस्तों तो आप याद रखिएगा जनरल टॉनिक D4 में S3C3 वेन1 डाल के दे दीजिए। जनरल टॉनिक D4 में A3C3 वेन1 डाल के दे दीजिए आप पूरे डर्मिस को, जितनी भी लेवल, क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन कहां होगा, एपिडर्मिस में या डर्मिस में? डर्मिस में होगा। तो डर्मिस में अगर कोई वेनेरियल कंडीशन डेवलप हो रही है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन डेवलप हो रही है, तो जेनेटिक लेवल को, सेल्स के अंदर जेनेटिक लेवल को प्यूरिफाई करना ताकि आगे जाकर ऑटो इम्यूनिटी यहां एक्टिव ना हो, आपका टिश्यू का डैमेज ना हो, वहां पर यह बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स के रूप में आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आप देखिए कितना सॉलिड रिजल्ट यहां पर टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आपको मैं बताता हूं, जब यहां पर आपको बहुत क्रॉनिक केस नजर आता तब क्या करेंगे, है ना। बहुत क्रॉनिक नजर आता है ना, तो आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, S5 C5 A3 याद रखना। एक एक प्रोटोकॉल्स प्रूवन प्रोटोकॉल्स है जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों ने प्रूफ किए हुए हैं दोस्तों, है ना। यहां पर L1 वेन1, ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम ले रहे हैं कि भाई यहां पर क्या क्या हो रहा है, हमें उसको करेक्ट करना है, लेकिन यहां से बाहर किडनी के माध्यम से निकालना है और एलर्जिक मैनिफेस्टेशन को दूर करना है, तो ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल हो गया, है ना। अगर क्रॉनिक है तो 1000 से शुरू करिए, आप केवल 3 डोज दे दीजिए और बाकी का प्रोटोकॉल चालू कर दीजिए, है ना। लेकिन अगर यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ठीक है ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, क्रॉनिक कंडीशन सब एक्यूट के बाद क्रॉनिक में जाने वाली थी, ये पेशेंट टाइम पे आ गया, सीधे 5 ग्लोबल सुबह 5 शाम को या केवल 10 ग्लोबल्स आप खाली पेट देना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलता है दोस्तों, है ना। बहुत शानदार रिजल्ट यहां पर देखने को मिला है दोस्तों, है ना। कई बार यही चीज जब, जैसे मैंने अभी आपको बताया अर्टिकारिया पिगमेंटोसा, है ना, उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट यहां मुझे मिला है C5 S12 A3। याद रखना C5 S12 A3 F1 Y 200, ये रिजल्ट मुझे इसमें मिला है,
अर्टिकारिया पिगमेंटोसा में बहुत ही सॉलिड मैनिफेस्टेशन मुझे देखने को मिली है, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिला है ना। याद रखना दोस्तों, ये वो कंडीशंस क्रिएट करता है जो हिस्ट्री होती है आपके लिए, है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पांचवा, जो स्किन लोशन बनाओगे A2, S5, C5, F2, WER2 और B, यहां B को बहुत स्ट्रांग करना है D4 के लेवल पर। B सबसे बेस्ट होता है अर्टिकारिया में, B का अप्लाई कर दो, लोशन का अर्टिकारिया जो हो रहा है वहां B को अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं तो A2, S5, C5, F2, WER2, B को, यहाँ B सबसे स्ट्रांग होगा, है ना। और D4 बना लीजिए और लोशन बनाकर, और याद रखना ठंडे ऑयल में नहीं देना, तिल्ली के तेल में देना, है ना, वरना ठंडा ना गर्म होता है। तिल्ली के ऑयल में बना के दे दीजिए और उसको पूरी बॉडी में लगाने को दीजिए। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि अर्टिकारिया इतनी जल्दी कैसे क्योर हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यहां पर अर्टिकारिया को ठीक करना हो, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो, तो आपको वर्बन को नेगेटिव में देना पड़ेगा, है ना। सिंगल वर्बन को मोर नेगेटिव में दे दो, आप 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप डाल के उसको पीने को दे दो, है ना। याद रखना बी को उसको अप्लाई करा दो। जब पपड़ी वाले एरिया में रेडनेस के साथ बहुत ही ज्यादा ईचिंग होती है और कई बार फ्लूड निकलता है ना, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब फ्लूड निकलता है L1 नेगेटिव में देना चाहिए, इसलिए मैंने L1 यहां पर ऐड किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखना जब वेन1 वर1 नेगेटिव की बात आती है तब जब ऑटो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर रही है, इसीलिए यहां पर हमने ऐड किया है दोस्तों। याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, जब आप कंडीशन के हिसाब से देते हो तो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल बनता है S5C5B लोशन। इसीलिए A2, S5C5, F2, WER2B कोई भी कारण मत छोड़िए, है ना। आप केवल S5C5B भी लगा के देख सकते हो, स्प्रे करा दो, है ना, उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना S1 का नेगेटिव महा औषधि है इसके लिए, है ना, दोबारा रिपीट ना हो। S1 का हाई पोटेंसी मेडिसिन बहुत शानदार मेडिसिन हैं जो किसी भी प्रकार के अर्टिकारियल कंडीशन को रिकरेंट नहीं होने देगी और बहुत बार ऐसे कंडीशन डेवलप करेगी कि एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा इसका चेहरा भी नहीं देखना आपको। तो S1 का आपके क्लिनिक पे आए ना, उसी समय S1 का 1000 के 5 ग्लोबल्स उसको 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में डाल के पिला दो। देखो दोस्तों, आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, है ना। अब आपके कॉम्पिटिटर से आप कैसे अलग करना चाहते हो, है ना, आपके कॉम्पिटिटर से अलग करना है तो आपको इस तरह के कुछ चांसेस बनाने पड़ेंगे, इस तरह के मेडिसिन देना पड़ेगी जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं करता। होम्योपैथ डॉक्टर यही कंपटीशन में है दोस्तों, है ना, और वो ये कॉम्पिटिटरशिप जो करते आ रहे हैं और इसी कारण से बहुत सारा जो कंडीशन है वो ठीक हो जाता है, इसलिए आपको करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए आज हम न्यूरॉन को पूरा समझ लें तो कल से हमारा मेन सिस्टम शुरू करते हैं। आपने न्यूरॉन देखा, आपने कहा भाई सेल बॉडी है, आपने कहा भाई एक्सॉन है, आपने कहा भाई डेंड्राइट्स है ना। आपने कहा सेल में जितने भी साइटोप्लाज्म में माइक्रो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सब पाए जाते हैं, तो न्यूरॉन्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स और सेल्स में बहुत चेंजेस होता है ना। बहुत सारी खूबियां होती है न्यूरॉन्स में, बिकॉज ये सेंसेशन को अडॉप्ट करता है, सेल नहीं करती, है ना। सेल अपने वर्क से जुड़े हुए सेंसेशन को अडॉप्ट करती है, लेकिन आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को कोऑर्डिनेटेड करके आपके बॉडी के हर फंक्शन को परफॉर्म कराने में आपके आंखों नाकों और आपके आंख नाक और कान के बीच में बैलेंस करके पूरी बॉडी को बैलेंस करने में न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। याद रखना दोस्तों, इसीलिए यहां पर जब आप किसी भी लेवल को स्टडी करेंगे तो यहां पर आपको ये पर्टिकुलर न्यूरॉन्स की स्टडी करना पड़ेगी दोस्तों। और ये न्यूरॉन की स्टडी आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक स्टडी होती है क्योंकि इसमें सारी चीजें मौजूद होती है, इसमें सारी चीज आपको नजर आएगी। ये जो कंडीशन है ये हम पढ़ रहे हैं सेल बॉडी, है ना। सेल बॉडी में अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, यहां पर बहुत सारा न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आएगा जैसे साइटोप्लाज्म होता था। तो नर्व सेल बॉडी को आप स्ट्रोमा कह रहे हो,
है ना। इसे पेरियोकैरियन भी कहते हैं, है ना। इर्रेगुलर शेप की होती है, कभी भी एक शेप में नहीं पाई जाती दोस्तों, है ना। अन्य सेल्स के अनुसार साइटोप्लाज्म के मास के द्वारा बने होते हैं, जिसको आप न्यूरोप्लाज्म कह रहे हो दोस्तों, ठीक है। याद रखना सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये भी कवर्ड रहता है, जैसे दूसरी अन्य सेल्स होती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है दोस्तों, ताकि इधर का उधर मटेरियल ना जाए, है ना। याद रखना साइटोप्लाज्म में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, निजल बॉडीज होती है, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, इवन निजल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स केवल और केवल नर्व सेल में पाए जाते हैं। याद रखना जब आपको कहीं कोई पूछता है कि भाई कोई ज्ञाता आ जाए आपके सामने और वो कहता है कि भाई बताओ सेल और नर्व में, जो नर्व की सेल बॉडी है और जो सेल की सेल बॉडी है, उसमें दो ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिसके कारण नर्व जो होती है एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। निजल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स केवल नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, और ये नर्व सेल्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों, किसी दूसरी सेल में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, है ना। प्रत्येक न्यूरॉन का एक न्यूक्लियस होता है ना। नर्व सेल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आएगा एक बड़ा सा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे आपकी बॉडी की कोई सी भी सेल हो, उसकी जान होती है न्यूक्लियस। अगर सेल टूट गई और न्यूक्लियस बाहर आ गया, सेल डेड हो गई। नर्व का रिजनरेशन में इस फैक्टर का आपको खास से याद रखना है कि आप रिपेयर कर रहे हो तो आप रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर नर्व के अंदर, नर्व सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है तो आप बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हो, है ना। याद रखना न्यूक्लियस में एक या दो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं। याद रखना छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई होते हैं, एक होगा या दो होगा दोस्तों। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। आपके खास तौर से मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और इसीलिए अन्य सेल के समान दोस्तों नर्व सेल मल्टीप्लाई नहीं करती। एक बार नर्व सेल बन गई तो बन गई। जब बच्चा बनता है ना, उस दौरान अभी जितना एडल्ट स्टेज में या यंग स्टेज में उसके न्यूरॉन्स होते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में कई न्यूरॉन डिजनरेट होते जाते हैं, उनका काम खत्म चलो हटाओ, उनका काम खत्म चलो हटाओ, डिजनरेट होता है। और जब एक बार जब बॉडी काम करने लग गई, लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब काम करने लग गए, तो केवल एक बार जितने न्यूरॉन्स आपके बॉडी में रुके हुए हैं बस वही डेवलप करते रहते हैं, है ना। अब यही कारण है आप कितने विटामिन ले रहे हो, है ना। B12 जो होता है, आपको याद है, जो विटामिन बी होता है, ये स्पेशल होता है न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए, आपको याद रखना। यही कारण है कई बार जो पर्टिकुलर आपके एडल्ट्स होते हैं या यंग होते हैं, आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, नॉनवेज खाते नहीं वेजिटेरियन लोग, तो उन कंडीशन में B12 बहुत कम होता है। आप देखो जगह जगह मसल पेन होता है, और आप 10 तरह के बीमारी का ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन आपने कभी यहाँ पर मल्टीविटामिन 1 और 2 उपयोग नहीं किया, लेकिन जैसे उपयोग करते हो पेशेंट बोलता है यार आई एम फीलिंग बेटर, है ना। पेशेंट को भूख खुल जाती है, पेशेंट में इम्यूनिटी आ जाती है, पेशेंट बिल्कुल चकाचक खाना पीना शुरू करता है, और जब खाता है तो 1 महीने बाद आता, सर आपने क्या मेडिसिन दे दिया, मेरा 1.5 किलो वजन बढ़ गया। याद रखना इस बात को, है ना। आपने क्या करा, मसल्स और नर्व के कोऑर्डिनेशन को बना दिया। अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। ये दो सिस्टम काम कर रहे, तराजू के दो पलड़े, आपने दोनों को बैलेंस कर दिया, है ना। और दोनों को बैलेंस किया तो आपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बैलेंस किया, और जब होम्योस्टेसिस मेंटेन होगी तो हेल्दी स्टेट में जाएगा नहीं क्या, आराम से जाएगा पेशेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए हम यहां पर केवल बातें करते हैं दोस्तों, जो पर्टिकुलर आप इस सब्जेक्ट को देख रहे हो, ये आपका सेल है, तो यहां पर ये निजल, यहां पर छोटी छोटी जो है ना निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर फैले रहते हैं, है ना। ये जो निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, इस ग्रेन्यूल्स में ही सब कुछ होता है। ये ग्रेन्यूल्स कितना काम करता है आपको याद रखना, जब भी आप कंडक्शन ऑफ इंपल्स देखोगे, सिनेप्सिस की प्रोसेस देखोगे, आपको याद रखना है निजल ग्रेन्यूल्स को, है ना। इस सेल का पूरी ग्रोथ देखोगे तो निजल ग्रेन्यूल्स को याद रखना है। निजल बॉडीज या निजल ग्रेन्यूल्स स्मॉल बेसोफेलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों, है ना, जो न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका नाम नीजल नामक साइंटिस्ट ने इसको डायग्नोस किया था, इसीलिए उसी के डायग्नोस के आधार पर उसका नाम निजल ग्रेन्यूल्स या निजल बॉडी रखा गया, है ना। ये कहां पाया जाता है,
ये केवल और केवल आपके डेंड्रॉइड्स में और आपके सेल बॉडी में पाया जाता है, एक्सॉन में नहीं होगा, याद रखना, एक्सॉन में नहीं पाया जाता, ये केवल बॉडीज सोमा और डेंड्रॉइड्स में पाया जाता है। किंतु एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक, ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये एक्सॉन हिलॉक कहलाता है। एक्सॉन हिलॉक का मतलब होता है जो सेल बॉडीज होती है, वो सेल बॉडीज आगे के रूप में एक्सॉन के रूप में कन्वर्ट होती है। तो सेल बॉडी और एक्सॉन का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसे कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, जैसे किडनी और यूरेटर का जॉइंट होता है उसको बोलते हैं रीनल के लेवल पर हिलॉक, है ना, याद रखना दोस्तों। इसीलिए एक्सॉन हिलॉक में ये पाई जाती है। नीजल बॉडी को हम दोस्तों टिग्रॉइड सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप में जब देखोगे ना, डेंड्राइट से एक्सॉन की नीजल ग्रेन्यूल की उपस्थिति के कारण अलग से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों, है ना, अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप, क्योंकि यहां पर आपको नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा डेंड्राइट्स और सेल में, लेकिन आपके एक्सॉन में नहीं मिलेगा। यही कारण है दोस्तों, जब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप नर्व का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, पैरालिसिस हुआ, है ना, हेमीप्लेजिया हुआ, पैराप्लेजिया हुआ, करना कुछ नहीं है दोस्तों, नर्व और मसल्स के कंडक्शन एक्टिविटी को देख लो, इंपल्सेस को देख लो। मैंने कई बार पूछा है क्वेश्चन, कई लोगों से, कई न्यूरोलॉजिस्ट लोगों से भी पूछा है। मेरे पिताजी का पैरालिसिस हुआ था आंखों का, वन साइडेड का, 24 घंटे में वापस एनर्जी लेकर आया और 7 से 15 दिन में कंप्लीट क्योर किया दोस्तों। तब उनसे पूछा था मैंने, तो वो बोले थे यार तुम्हारी इलेक्ट्रोपैथी बड़ी गजब है यार, हमने तो साइंस का नाम भी नहीं सुना। तब मैंने उनको जो बताया था तो वो उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया था। एक न्यूरोलॉजिस्ट का आधा घंटा देना समझते हो ना आप, कितना इंटरेस्ट होगा उस आदमी को, है ना। याद रखना, जब आपको ये पता करना हो कि मसल से नर्व का, नर्व से मसल्स का कंडक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। अब कंडक्शन हो रहा तो सेंसरी है या मोटर है, किस में प्रॉब्लम है। अब सेंसरी है तो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सेंसरी हो गया। यानी आपकी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड में ही जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से आपके ब्रेन में जाएगा, थैलेमस में जाएगा, है ना। ये इनमें से कहां डिफेक्ट है। दूसरा, ब्रेन से रिफ्लेक्स एक्शन हुई, आपने मैसेज यहां से पहुंचाया, यहां से रिफ्लेक्स एक्शन हुई, यहां से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे, डायरेक्ट नहीं आएगा उस ऑर्गन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा और स्पाइनल कॉर्ड से उस नर्व के माध्यम से जो उससे कनेक्ट होती है उस पार्ट से वहां पर जाएगा। तो जब पैरालिटिक अटैक होता है, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, जो भी कंडीशन हो, है ना, आप देखो ब्रेन का क्लॉट डेवलप हुआ, है ना, ब्रेन का स्ट्रोक डेवलप हुआ, साफ पैरालिसिस हो गया। कहां पर हुआ प्रॉब्लम भाई, यहां से ब्रेन में, और ब्रेन से आपके मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, यानी मोटर नर्व में प्रॉब्लम है। आया ना समझ में। इसलिए कारण बता रहा हूं कि आपको क्लू देखना है, आपको क्लू देखने के बाद में आपको नजर आ जाएगा कि यार यहां पर अगर प्रोटोकॉल मुझे देना है तो आप क्या करते हो, जनरली आप शो अप करते हो S3C3 का, S5C5 का, है ना। ये दो मेडिसिन समझते हो, ये मोटर पर, ये सेंसरी पर। लेकिन आप यहां पर देखो, ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद में पैरालिसिस हुआ है, तो प्रोटोकॉल सबसे पहले ब्रेन पे जाएगा। आपको ब्रेन के लेवल पर S1, C1, A1, L1, F1, B, सेकेंड डायल्यूशन और A1 का 1000 देकर ब्लड क्लॉट को जितनी जल्दी हो सकते हैं अडॉप्ट कराना है, और सेकेंड डायल्यूशन B को सपोर्ट करके वहां से पूरा सर्कुलेशन मेंटेन करके साफ सफाई करना है, पूरा न्यू वैल्यूएशन डेवलप करना, फ्लूइड, क्योंकि यहां पर केवल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ब्लड का कोई लेवल अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि यहां पर क्या करना है। इसीलिए इस कंडीशन में जब ब्रेन के कारण अगर किसी को प्रॉब्लम आई है तो आपको क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा। ये दो में से एक प्रोटोकॉल देना है। यदि सेंसरी में प्रॉब्लम है तो C5S3RE दीजिए, अगर मोटर में प्रॉब्लम है तो S5C3RE दीजिए। ये क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरा कोऑर्डिनेशन बनेगा, और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, है ना। बिकॉज जब आप यहां पर कहीं ना कहीं निजल ग्रेन्यूल्स की बात करते हो दोस्तों, तो याद रखना, हमने जब सेल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मा यानी कि सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स और सेल मेम्ब्रेन के बगैर ऑर्गेनेल्स, बताया था ना।
तो ये जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, ये जो निजल बॉडीज होती है, ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्यों होती है? बिकॉज इसमें राइबोसोम पाया जाता है ना। अब राइबोसोम क्या काम करता है आपको मालूम है ना? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये बॉडीज न्यूरॉन में प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ कंसर्न होता है। अब आप समझ लेना, ये राइबोसोम जब यहां पर इस निजल ग्रेन्यूल्स में पाया जाएगा, प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ कंसर्न रहेगा। यानी सोमा में बना हुआ प्रोटीन एक्सोनिक फ्लो के द्वारा एक्सोन में ट्रांसपोर्टेड होता रहता है। अर्थात सेल बॉडी में इस एक्सोनिक लेवल पर, यहां पर पर्टिकुलर सेल बॉडी में निजल ग्रेन्यूल्स में राइबोसोम बना, प्रोटीन सिंथेसिस कराया, ये एक्सोनिक फ्लो हो रहा है। इस एक्सोनिक फ्लो के माध्यम से प्रोटीन आगे की तरफ एक्सोन में ट्रांसफर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, नर्व की कंडक्शन के साथ में, नर्व की कंडीशन के साथ में निजल बॉडीज की संख्या हर न्यूरॉन में अलग अलग होती है। क्या आपकी बॉडी में पाए जाने वाले सारे न्यूरॉन का काम एक जैसा है? बताइए मुझे, क्या सारे न्यूरॉन का काम एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, सारे न्यूरॉन का काम अलग अलग है दोस्तों, है ना। निजल बॉडीज की संख्या उसी के अकॉर्डिंग हर न्यूरॉन में अलग अलग होती है। याद रख लेना, यानी यहां प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा, यहां कम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। यही कारण है न्यूरॉन की इंजुरी फटीग के दौरान, याद रखना, न्यूरॉन की इंजुरी फटीग के दौरान या बॉडीज जो क्रोमोलाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है ना, क्रोमेटोलाइसोसिस की जो प्रोसेस होती है, उसके द्वारा अगर टूट कर डिसअपियर हो जाए ना दोस्तों, तो याद रखना ये ग्रेन्यूल्स फटिग से रिकवरी के बाद या नर्व फाइबर के रीजनरेशन के बाद ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। यानी यहां पर किसी भी प्रकार की कोई टूट फूट हो, लेकिन न्यूक्लियस सेल के अंदर ही है, न्यूक्लियस सेल के अंदर ही है। तो आप याद रखिएगा, ये नीजल ग्रेन्यूल्स फिर से भी, एक भी अगर नीजल ग्रेन्यूल्स मौजूद है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस को कराकर वहां पर फिर से इनको रिजनरेट कर देता है दोस्तों, है ना। जब क्रोमेटोलाइसिस होती है, यानी यहां पर जो क्रोमेटिन पिगमेंट्स वहां पर टूट जाते हैं, ये उनको भी वहां पर रीअपियर कर सकता है दोस्तों, ये ग्रेन्यूल्स। इसीलिए फटिग से रिकवरी के बाद, यानी आप थकान में चले गए, है ना, बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया आपने, मानसिक इरिटेशन हो गया आपको, अब तो नींद आ रही, सो जाऊं मैं, उस दौरान दोस्तों ये नर्व फाइबर के रीजनरेशन के रूप में, यानी नर्व, इसको क्या बोलते हैं, ये नर्व फाइबर है ना, ये न्यूरॉन जो है नर्व फाइबर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये उसको रिपेयर कर देते हैं। आप कहते हो ना यार नर्व फाइबर का डैमेज हो गया, अब आप याद रखना, रिपेयर और रीजनरेशन दो चीजें आपको यहां पे समझना है ना। आगे आपको आ रहा है, बताऊंगा। रिपेयर में केवल और केवल आप वहां पर रिपेयर कर सकते हो लॉस ऑफ फंक्शन के साथ, यानी ये पूरा रिपेयर कर दिया आपने, लेकिन इनकी इस लेयर का आप कोई फंक्शन नहीं रहेगा। रीजनरेशन कर सकते हो, यानी वापस आपने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में वो वापस पहले जैसा तो नहीं करेगा, लेकिन 80 से 90% काम पहले जैसा करने लगे, तो वो पहले जैसा ही हुआ ना। 80 से 90% यहां तो बिल्कुल काम नहीं है रिपेयर में, यहां तो रीजनरेशन में काम हो रहा है ना। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको ये जानना कि नर्व को कब रिपेयर किया जा सकता है या रीजनरेट किया जा सकता है। अब ऊपर से गिर गया छत से, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई या नर्व ब्रेक हो गई, क्या आप उसको रिपेयर करोगे या रीजनरेट करोगे? बताओ आप मुझे, है ना। रीजनरेशन कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा तब जब वो नर्व टूट के अलग हो गई। अब कितनी दूर की गैप पे पड़ी हुई है ना, उसके ऊपर कितने दिनों से पड़ी हुई है, उसमें कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो लेटर हाफ की बात है, हम उसको थोड़ा सा बिग वे में समझेंगे, है ना। तो ये नीजल ग्रेन्यूल्स की बात हो गई। अब यहां पर छोटे छोटे न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, है ना, धागे नुमा न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, है ना। एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों जो सोमा और नर्व प्रोसेसेस में नेटवर्क के रूप में उपस्थित रहता है, ये नेटवर्क बनाता है दोस्तों, है ना। न्यूरॉन्स में आप जैसे एजेंट क्रिएट करते हो ना, है ना, वो एजेंट को कह देते हैं ले फोन लगा, मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट को जोड़ ले, है ना। तो न्यूरॉन में न्यूरोफाइब्रिल का पाया जाना भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, याद रखना, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। न्यूरोफाइब्रिल में माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें सब चीज कलेक्ट रहती है। सारा न्यूरोलॉजिकल जो उसका फॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा कि ये बना कैसा है, ये इंफॉर्मेशन क्या लेकर आया है, कब से लेकर आया है, मेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, सेल के अंदर मौजूद, इसके अंदर मौजूद सारे फंक्शन यहां पर कंटिन्यू काम करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल का पावर हाउस होता है,
इस न्यूरॉन को पावर देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सोमा और एक्सॉन के बीच में उपस्थित रहते हैं दोस्तों, है ना, जिसे अन्य सेल में इसका काम होता है। यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ नर्व सेल कहा जाता है। नर्व सेल होता है दोस्तों, उसका पावर हाउस होता है। यहां पर एटीपी प्रोड्यूस होती है ना, इस लेवल पर एटीपी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए आरई का प्रोटोकॉल जानदार काम करता है, S1 का प्रोटोकॉल जानदार काम करता है, E1 का प्रोटोकॉल जानदार काम करता है, सिंथेसिस सेकंड प्लस WRE का प्रोटोकॉल शानदार काम करता है। अब आपसे अगर कोई कहे कि मल्टीविटामिन 2 कैसे काम कर रहा है, आप बता सकते हो? यू कैन डू इट। सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन प्लस W और RE यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर आपने RE डाला, अगर सिंथेसिस सेकंड और W देते तो पूरी बॉडी के सेल और टिश्यू फ्लूइड के लेवल को बैलेंस कर देगा, यानी एनर्जी आना जाना बराबर कर देगा। लेकिन RE ऐड कर दिया तो एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे हो। तो यहां पर उस पर्टिकुलर सेल को, टिश्यू फ्लूइड को आपने इतना स्टिमुलेट कर दिया कि एक मॉलिक्यूल यहां से आया, इधर गया, वापिस आ गया, है ना। पूरा काम सेल्स का आपने निर्धारित करा है, आपने पूरी सेल्स के फंक्शन को। तो सेल्स कोई भी ऑर्गन के हो, कोई भी सिस्टम के हो, सब में एक जैसा काम होता है ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जो यहां पर पावर आप बढ़ा रहे हो दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना, जब गोल्गी, इसलिए मैंने कहा एनर्जेटिक S1A3RE, है ना, S1A3RE इज एनर्जेटिक, ये एक एनर्जी है। आप किसी भी पेशेंट को अगर S1A3RE देते हो, एक एनर्जी का लेवल डेवलप करता है। यही काम सिंथेसिस सेकंड प्लस WE सेकंड डायल्यूशन में करता है। लेकिन S1A3RE पॉजिटिव में दे दो, ग्लोबल्स में दे दो, देखो एनर्जी आ जाएगी, है ना। कोई पेशेंट बोलता है मैं थका हुआ, आप दे दो, आप देखो कितना शानदार रिजल्ट मिलता है ना। आप यहां पर S1A1W को देते हो ना, पावर जनरेट करता है ना, ये पावर जैसी है। आप S1A1W को देते हो, आप वहां पर उसको D5 में दे दो, है ना, या एक गिलास पानी में अगर किसी को दर्द हो रहा तो S1A1W को न्यूट्रल पोटेंसी में दे दो, यानी 5 ड्रॉप डाल दो। आप देखो कितनी तेजी से वहां पर दर्द बंद हो जाता है। पेशेंट हैरान हो जाता है, यार मेरा दर्द कैसे बंद हो गया, बिकॉज ऑफ दिस दोस्तों। यही कारण है, आपको हमेशा याद रखना है गोल्गी अपरेटस को। गोल्गी अपरेटस क्या करता है ना, नर्व सेल बॉडी में जो गोल्गी अपरेटस होता है, अन्य सेल के समान ही पाया जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण होता है, ये प्रोटीन्स को ग्रेन्यूल्स में प्रोसेसिंग करके पैक कर देता है ना। याद रखना, गोल्गी अपरेटस इज अ प्रोसेसर, यानी ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, गोल्गी अपरेटस उस एनर्जी को, जो राइबोसोम के लेवल पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उसको यहां पर रिलीज कराना और पैकिंग करा के कहां भेजना, वो काम करता है दोस्तों। तो गोल्गी अपरेटस आपका पोस्ट ऑफिस है ना। यहां पर सारी चीजें कलेक्ट कर ली, उनको एक ग्रुप में डिसाइड कर लिया, ये खरगोन जाएगा, इंदौर जाएगा, ये हैदराबाद जाएगा, ये बंगलोर जाएगा, ये इंदौर जाएगा, सब पैक कर दिया, चलो रवाना लगो, अपने 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 एरिया में बस को भेज दिया, है ना। ये काम यहां पर काम करता है गोल्गी अपरेटस दोस्तों, प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग करता है और उसके साथ कंसर्न होता है। इसीलिए आप डेंड्राइट्स की बात कर लो, डेंड्राइट्स न्यूरॉन की ब्रांच प्रोसेस होती है दोस्तों, है ना, ये तेजी से ब्रांच होती रहती है। और डेंड्राइट प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है दोस्तों, है ना। याद रखना, मैंने बताया था यूनिपोलर बायपोलर, है ना। तो किसी में डेंड्राइट प्रेजेंट भी होती है, किसी में नहीं भी होती है दोस्तों, एक या एक से ज्यादा संख्या में हो सकती है। यहां देखो कितनी संख्या में ये डेंड्राइट्स है, कितनी संख्या में, यानी एक साथ कई न्यूरॉन से कनेक्ट हो रही है ना। एक नर्व एक साथ कई न्यूरॉन से कनेक्ट होती है, इसलिए याद रखना दोस्तों, डेंड्राइट प्रेजेंट हो भी सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, उसके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक या एक से अधिक संख्या में जब होती है दोस्तों, तो डेंड्राइट में नीजल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, है ना। डेंड्राइट इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करता है। याद रखना, ये डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के जो ये आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स होते हैं, इनसे कनेक्ट होता है और कनेक्ट होकर सारे सेंसेशन को सेल बॉडी की तरफ भेजता है। याद रख लेना, ये डेंड्राइट इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करने का काम करता है। और सामान्यतः यही कारण है डेंड्राइट एक्सॉन से शॉर्टर होता है। ये जो एक्सॉन होते हैं, इस एक्सॉन से ये डेंड्राइट शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं दोस्तों। इनका काम होता है अडॉप्ट करना, इसलिए छोटे होते हैं। इनका काम ये नहीं होता है कि यहां से निकलो वहां जाकर सप्लाई करो, है ना, इसलिए छोटे होते हैं।
याद रखना, डेंड्राइट्स में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरोनल रूट या प्रोट्रूजन होते हैं दोस्तों, है ना। ये देखो आप, ये छोटे छोटे प्रोट्रूजन होते हैं, है ना। ये बाहर की तरफ इसका सर्कमस्टेंसेस एरिया बढ़ाते हैं, इसकी जगह बढ़ाते हैं दोस्तों, और इनका मेन काम होता है दोस्तों जिसे हम डेंड्राइटिक स्पोर्स या स्पाइन्स कहते हैं। डेंड्राइटिक स्पाइन्स के रूप में आप देख रहे हो दोस्तों। याद रखिएगा, ये सिनेप्सिस में कॉन्टेक्ट की साइट्स बनाते हैं, जहां पर दो न्यूरॉन एक साथ जुड़ते हैं तो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स, ये जो पोर्शन है ये वहां पर कनेक्ट होता है दोस्तों, और इन कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे को जो कंडक्शन है, जो इंपल्सेस है, जो मैसेजेस है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। इसीलिए डेंड्राइट्स के स्पाइन का शेप हमेशा चेंज होता रहता है ना। ऐसा माना जाता है दोस्तों, स्पाइन के शेप में चेंज होने के कारण मेमोरी का बेस बनने से ऐसा होता है। आपके स्पाइनल कॉर्ड में हमेशा चेंज होता रहता है, कभी आप झुक के काम कर रहे हो, कभी ऐसा कर रहे हो, कभी पीछे से कर रहे हो, कभी ऐसा, कभी आप दौड़ रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, है ना। तो इसमें चेंजेस आते हैं, इसी चेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी डेंड्राइट्स के शेप में चेंज आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको समझना है कि मूवमेंट के आधार पर यहाँ पर इन पूरे स्ट्रक्चर का चेंजेस आपको नजर आएगा मूवमेंट के आधार पर। इसीलिए जिस व्यक्ति का मूवमेंट अच्छा है, जो व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज, भाई रामदेव बाबा इतने जोर जोर से आपको क्यों चिल्लाते हैं, मैं ये भी ठीक कर दूंगा, मैं वो भी ठीक कर दूंगा, मैं भी ठीक कर दूंगा, उसका रीजन समझते हो आप, है ना। वो आपकी बॉडी में नर्व ट्रैक को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। आप वहां पर अनुलोम विलोम कर लो, है ना। आप पर्टिकुलर कोई भी गतिविधि एक्सरसाइज में करते हो तो आप करते क्या हो, बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लो। ये नहीं आप हीट पैदा कर रहे हो, आप एनर्जी पैदा कर रहे हो, तो आप रिपेयर और हेल्दी स्टेट में ला रहे हो, लेकिन साइमल्टेनियसली आप पूरी बॉडी में सेंसेशन को बढ़ा रहे हो, और जितना सेंसेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ेगी, और जितना ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ेगी वो ऑर्गन उस आधार पर सिस्टम को काम कराएगा, और जितना हेल्दी सिस्टम रहेगा उतना हेल्दी बॉडी रहेगी। ये उसके पीछे का लॉजिक है, बहुत कम लोग समझते हैं इसको, है ना। इसको वो अलग अलग रिलीजियन से जोड़ देते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, है ना। एक्सॉन, ये एक्सॉन है, एक्सॉन हिलॉक यानी सेल बॉडी के एक्सॉन हिलॉक से लगर आगे जाकर वो वहां पर कंटिन्यू रहता है दोस्तों। एक्सॉन नर्व सेल की सबसे लार्जर प्रोसेस होती है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता ही होता है दोस्तों, है ना। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी के एक्सॉन हिलॉक से निकलता है दोस्तों, और आगे की तरफ जब वहां पर एंड होता है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती। याद रखना, नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती। यहां पर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जो भी संदेश हुआ है, वो संदेश यहां से आगे की तरफ एक्सोनिक फ्लो के माध्यम से जाता है ना। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी से लंबी दूरी तक डिस्टेंस रहता है दोस्तों, फैला हुआ रहता है ना। और इसी कारण दोस्तों जो लॉन्गेस्ट एक्सॉन होता है उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। जानते हो 1 मीटर, जो सबसे लंबा एक्सॉन आपकी बॉडी में है वो 1 मीटर लंबा होता है दोस्तों, है ना। यही कारण है एक्सॉन इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाता है। डेंड्राइट्स इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाता है, और एक्सॉन सेल बॉडी के इंपल्सेस को दूर की तरफ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक लेकर जाता है ना। ये एक्सॉन इंपल्सेस का काम है दोस्तों। याद रखना, नर्व सेल बॉडी से डेंड्राइट नर्व सेल बॉडी की तरफ इंपल्स लेकर जाता है, जबकि जो एक्सॉन होता है नर्व सेल बॉडी से दूर की तरफ वहां पर नर्व इंपल्सेस लेकर जाता है। इसीलिए नर्व का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी में अगर नर्व कहीं पर ऑर्गेनाइज है, वो किस रूप में ऑर्गेनाइज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसी के ऊपर पूरा खेल डिपेंड है दोस्तों। आपकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है ना, इसी के ऊपर डिपेंड है ना। इसीलिए याद रखना, इस चीज को मैं कल बहुत अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा आपको कि नर्व की कवरिंग क्या होती है ना। आप एक वायर को ले लीजिए, वायर को खोलिए आप, है ना। आप देखते हो ना छोटे 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 तार वहां पर अंदर निकल रहे हैं, और तार को वहां पर आपने गूंथ रखा है ना। प्रत्येक नर्व फाइबर के ग्रुप या बहुत सारे बंडल्स के द्वारा बनता है। आप देखो वहां पर एक बंडल अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, उनमें भी बहुत सारे फाइबर है ना। मतलब तार के टुकड़े बहुत सारे हैं। ऐसे यहां पर बहुत सारे बंडल्स के द्वारा बनता है दोस्तों, जो नर्व फाइबर के प्रत्येक बंडल्स को आप फेसिकुलस कहते हो, है ना।
यहां पर जब नर्व फाइबर नजर आएगा तो ये कहलाएगा फेसिक्यूलस। फेसिकुलस होता है यानी पूरा नर्व फाइबर का गुच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व कहलाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा और तब आपको समझाऊंगा माइलिनेटेड और नर्व आपके नॉन माइलिनेटेड फाइबर क्या होता है ना, डीजेनरेशन एंड रीजनरेशन क्या होता है ना। आपको कहा जाता है कि नर्व का चोट लगा है तो ये चोट कितने दिन में ठीक हो जाएगा, है ना, पूछा जाता है ना। आप कैसे बताओगे? कल के बाद आपको कोई भी चीज आपके मन में डाउट नहीं रहेगी, ये नर्व का डैमेज ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्लियर अंडरस्टैंड आपको होना है। हो सकता है नहीं, हाँ मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड यहां पर मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। डॉक्टर सी कुमार। जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। सर वही सर, एक पेशेंट आया था सर, उसका जो है सो पहले तो क्रैकिंग था सर ग्लांस पेनिस के ऊपरी लेयर पे सर, उसके बाद उसको दिए तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो नेरोइंग है सर स्किन, उसमें हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर कि क्या दें वो नेरोइंग ठीक होगा सर। सर कितने साल से जुड़े हो आप इससे? वो लगभग तीन तीन महीना से है सर। 3 महीने से जुड़े हुए हो नहीं मेरे सर, से? वो नहीं नहीं सर, मैं आपसे तो फिमोसिस जुड़े। कितने बार बता चुका हूँ? हाँ, फिमोसिस कितने बार बता चुका हूँ? मैं आपको पर्सनली डालता हूँ, आप यूज करो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? ठीक है सर। जी रविंद्र वंदा कुर्द्री जी, रविंद्र जी। सर जी सर मेरे को हम नया है इसमें सर। जी इसलिए हम थोड़ा स्लो रहेगा तो सर, जो। पॉसिबल नहीं है, मेरा कोर्स बहुत लंबा है, मुझे सब कुछ बताना है। अगर स्लो रहेगा तो 4 साल दे दीजिए आप मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। सर टाइम ही नहीं है, नर्वस सिस्टम जानते हो आप कितने दिन लगेंगे? 4 महीने, 4.5 महीने, 20 दिन तो महीने में क्लास होती है, 20-22 दिन। आप लोगों का नुकसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो कर रहा मैं, हूँ, मैं इसलिए तो डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ सर। हाँ आज तो जो मैं आपको पढ़ाया हूँ ना, मेरे नोट्स में ये कम से कम 12 पेजेस हैं नर्व के, जो मैं आपको आधे घंटे में पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बुक बताता हूँ, डॉक्टर चैटर्जी, है ना, डॉक्टर चैटर्जी की फिजियो एनाटॉमी ले आई है ना। डॉक्टर तो सबसे डॉक्टर चटर्जी। चैटर्जी जो एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको पीछे कर सके, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कौन कब कहाँ कैसे काम हो रहा है सब क्लियर होगा, डिसीज भी पूरी क्लियर होगी आपको। ठीक है, इसलिए आप डॉक्टर टाइम चटर्जी मत। फिजियोलॉजी जी ने सर, हाँ जी, फिजियोलॉजी। हाँ डॉक्टर और चटर्जी एक की। कोई किसी का नाम दिया था आप, उसके पास नोट्स है बोल के। सर वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यहाँ लाइव क्लासेस में आप मैसेज ठीक है ठीक करोगे, है ठीक है फालतू सर। के क्वेश्चन है सर। डॉक्टर ठीक है जितेंद्र ठीक है कुमार सर। सर से बात कीजिए आप, ओके है ना। ओके ठीक है। जी पवन ग्रोवर सर, डॉक्टर पवन ग्रोवर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवन सर। और सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पवन सर। हाँ सर, अर्टिगर आपने पढ़ाया, सोचा इसी का फीडबैक शेयर कर देते हैं। जी तो जब आपने सर एलर्जी पढ़ाया था, ये तो उसी दिन ही क्लियर हो गया था जी जब आपने एलर्जी बताया था। तो अभी जी उसी हिसाब से यूज करते हैं। एक तो गोविनाल फोर्ट सुपर 200 जी में यूज करता हूँ सर, और जी दूसरा जो आल फीवर ड्रॉप है उसमें S3C3 मिक्स कर लेते हैं 200 में। जी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम गैंग्रेनल फोर्ट सुपर पिलाते हैं। स्टार्ट जी लेते हैं S5C5N1A3 से 1M से। जी साथ में 10th से लेके गैंग्रेनल फोर्ट भी, और आल फीवर के साथ S3C3 और एंटी D6 साथ में C10 इन जो 10th है आल फीवर ड्रॉप और गैंग्रेनल फोर्ट सुपर को 10th से लेके हम पॉजिटिव की तरफ लाते हैं। और जी बी का सब शानदार रिजल्ट है कि अगर एक बार लगवा दो एक बार, तो पेशेंट को वही रिजल्ट आ जाता है। जी बढ़िया रिजल्ट आते हैं सर, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया सर।
सर आप डॉक्टर गिरीश सर, डॉक्टर गिरीश सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्ते सर। नमस्ते गिरीश सर। सर सुन रहे? हाँ बोलिए बोलिए सर, आगे बोलिए आप। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। सर क्लास तो इतना बहुत शानदार है, जी नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत जी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं सर। जी सर एक्चुअली ये तो अभी बैचलर रेमेडीज है सर। हाँ बैचलर जी रेमेडीज में आप बोला था एक जगह में बोला है 2-2 ड्रॉप लेने के लिए। सर 2-2 ड्रॉप वो पानी में अकॉर्डिंग, डाल के लेना है कैसे सर? हाँ पानी में लेना है सर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बताया मैंने। 2 ड्रॉप भी डाल सकते हो, 5 भी। अगर नेगेटिव जाना है तो 2 ड्रॉप, पॉजिटिव हो तो 5 ड्रॉप। अच्छा सर, अच्छा सर, जी अच्छा सर, ओके सर। हम तो अभी शुरुआत कर दिया सर बैचलर रेमेडीज में। जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जी जी कुलवीर सर, डॉक्टर कुलवीर सर। कुलवीर सर। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी अर्टिक एरिया में सबसे बढ़िया रिजल्ट जैसे कि अब आते हैं ना कि बहुत ज्यादा इचिंग आती है, फफोले से पड़ जाते हैं हटके हटके, उस पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला सर। S1Y का मैंने 1 गिलास पानी में 1-1 ड्रॉप दोनों को डाल के उसको 1-1 चम्मच हर 5 मिनट में मैंने अपने पास बैठा के पिलाया जी सर। 20 मिनट में जो इचिंग आ रही थी वो बंद हो गई। बहुत बढ़िया मैं सर। पेशेंट जी, जो पेशेंट देख रहा था वो पेशेंट देखता रहा, उनको मैंने कहा ये पानी पिलाते रहो। उसके बाद मैंने देखा तो वो खाज वाज तो आई नहीं उनको। जो बच्चा था वो आराम के साथ रिलैक्स में पड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई खाज कहाँ है, अब इसको खाज तो है नहीं। जो फपोले थे उस पे सर वो मेरे को पता ही नहीं था, ज्यादातर ठीक है मतलब बी लगाया जाएगा, लेकिन अब मैंने तो जब वो आएगा तो मैं बी उसको जो ये लोशन बना के दूंगा सर। ठीक है सर। हाँ, इचिंग तो तभी बंद हो गई। जी जी पाल सर, डॉक्टर पाल सिंह सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर ये जो बैच फ्लावर में आप कहते हो कि 30 ml में 5-5 ड्रॉप डाल लो, इनको स्ट्रोक तो नहीं मारना? ना 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 सर, डिस्टिल वाटर में डाल रहे हो आप। ठीक है सर, ठीक है, है मैं ना? यही जी पूछना। जी ठीक है सर। जी सुषमा शर्मा मैम। सुषमा शर्मा मैम। हाँ जी सर, हम ये बात पूछ रहे थे, आपने जो एक्सॉन पढ़ाया अभी उसमें आप कह रहे हैं लॉन्गेस्ट एक्सॉन 1 मीटर लॉन्ग होता है, ये कहाँ होता है? सारी चीज अभी बाकी है ना मैडम, वेट एंड वॉच। आप मुझे बताओ, एक्सॉन ब्रेन से निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, कितना बड़ा रहेगा? हाँ डेफिनेटली, या है ना? हाँ, ठीक है, या सब चीज आएगी अभी, वेट एंड वॉच। है ना? कहाँ पर कितना, कैसा, कितना, सब चीज बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके।